हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जून अटेम्प्ट के लिए, कैसे क्वालिफाई होगा हमारा नेट और जेआरएफ। टाइम है कम, सिलेबस है ज़्यादा और उसके साथ साथ में हमारी बढ़ रही हैं टेंशन। तो इसी चीज़ का समाधान लेकर आए हैं आपके साथ। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और किस तरीके से आप नेट और जेआरएफ निकाल सकते हैं जून अटेम्प्ट में। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रा ज़रूर देखें। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर का पैटर्न समझ आना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पेपर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका और एक रहेगा आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 50 और सेकंड पार्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100। तो टोटल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितने हुए? 150। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो ये हुए आपके 100 और ये आपके हुए 200। टोटल आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 300। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स हैं आपके 300। आपका जो मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 300 बनेगी। किसी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अलग अलग मेरिट आपकी नहीं बनती है। जो टोटल मेरिट बनती है वो आपके 300 मार्क्स में से बनती है। जो पेपर रहेगा वो आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, पेन पेपर मोड में नहीं है, ओएमआर शीट में नहीं है। पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। अभी तक आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज अ प्लस पॉइंट, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लॉन्च हो जाए जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, देखो ये जो पेपर रहता है ये आपका जनरल पेपर रहेगा और ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, हिंदी है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, योगा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। 89 सब्जेक्ट हैं आपके जिसमें आपका नेट होता है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इस पे आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो आपका कि उसमें से 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये तो है आपका बेसिक पैटर्न। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए कि हमारी कट ऑफ कितने लेवल का हमें टारगेट रखना है। तो आज की जो वीडियो है ये मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए खास है। मैनेजमेंट का कोड है 017। इनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आज की स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को तो मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट और एचआरएम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। 2 कैटेगरी आपकी रहती हैं, एक नेट की और एक रहती है आपकी जेआरएफ की। तो नेट आपका कितने नंबर पे हुआ, ये लिस्ट है अभी आपकी जो कट ऑफ निकली है 2022 की। अभी रिजल्ट आया है कुछ टाइम पहले अप्रैल में और वहां पर आपका जो रिजल्ट है आपको पता चल गया कि भाई आपने कट ऑफ देख ली कि कट ऑफ कितनी है। देखो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में 164 पे नेट है और 202 पे है आपका जेआरएफ। तो कहने का मतलब यह है कि 164 से तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 164 का तो टारगेट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और इसमें आपका 202, अगर आपको जेआरएफ लेना है तो 202 या 210 और यहां तक ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 152 और 176, अगर आप ओबीसी से हैं तो 146 और आपके 174। ये लिस्ट है आपकी नेट की और ये लिस्ट है आपकी जेआरएफ की। इससे क्या होता है, मुझे ये पता चल जाता है कि भाई मेरा कितने पे नेट क्वालिफाई होगा और कितने पे चांसेस हैं जेआरएफ के। अब कितने का मुझे टारगेट लेके चलना है ताकि मेरा नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि जितना बड़ा आप टारगेट सेट करोगे उतना ही जो चीज़ें हैं आपके इसमें आ जाएंगी। तो कम से कम आप ये मान कर चलो 70% पे होगा आपका जेआरएफ और आपका जो है 55 या 60% पे आप मान के चलो कि भाई 60% पे होगा आपका नेट। ठीक है, 60% का मतलब है 180।
ठीक है। और अगर मैं 58% या इसके अराउंड लेके चलता हूं तो इसमें आप ये मान के चलो कि 164 से नीचे तो मेरिट जाने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो आप अपना टारगेट जो है 170 180 मार्क्स का अपना जो है नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और आप ये मान के चले कि 210 तक आपका जो है वो जेआरएफ के लिए, क्योंकि इसके 2-4 नंबर आगे पीछे ही आपकी कट ऑफ रहती है। पेपर का पैटर्न समझ आया, कट ऑफ समझ आ गई, दो चीजें आपको पता चल गई कि भाई पैटर्न क्या है और आपका कट ऑफ क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें देखो हमें यह भी पता है कि भाई हमारा जो जून में एग्जाम आपका हो ही जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आपका पहले ही आ गया था, क्योंकि ये हमारा जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, 13 से लेकर 22 जून तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कोई संशय नहीं है, आपका एनटीए है, एग्जाम आपका डेफिनेटली ले ही लेगी। वो बात अलग है कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट ये चीज पहले ही इंटीमेट कर दी गई है। हम मान के चल रहे हैं कि भाई आपका जो जून में एग्जाम आपका हो जाएगा। अप्रैल हो गया है एंड, 1 मई से लेकर आप ये मान के चलें कि 15 जून तक का आपके पास टाइम है, तो टोटल डेज बने आपके 45। अब इन दिनों में आपको नेट कैसे क्वालिफाई करना है इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमें पता है कि भाई एग्जाम हमारा जून में हो जाएगा। अब सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली जो चीज करनी है, सिलेबस को डाउनलोड करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है कि भाई हमारा कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी यूनिट हैं। अब जिन लोगों को बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता कि एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिट है और किस किस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या करना है, एक मोटा मोटा जो मतलब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पे जाना है और आपको एमसीक्यू सीरीज करनी है। सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू नहीं करे तो आपको जो चीजें हैं वो नहीं आप कर पाओगे। ठीक है, तो सिलेबस के साथ साथ आपको जो है सिलेबस कवर करो, सिलेबस के कवर करने के साथ साथ आपको जो है पीवाईक्यू देखो और आपके एमसीक्यू सीरीज करो। एट द एंड आपका रिजल्ट कहां पे पता चलेगा, एमसीक्यू सीरीज पे पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट के टाइम में कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे, ताकि आपको एक अंदाजा लगे, एक हैबिट्स बने आपकी कि 3 घंटे में 2 घंटे में आप एग्जाम कितना देते हो और कितना आपका लेवल है। जब 4-5 आप एग्जाम दोगे तब आपको जो है हैबिचुअल एक्टिविटीज आपकी पता चलेंगे, समझ आएगा आपको कि भाई कितना हमारा कितना स्कोर है और किस तरीके से चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के साथ साथ आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू करने हैं और उसके साथ साथ आपको करना है 4 to 5 आपके मॉक टेस्ट करने हैं। देखो आपको पीवाईक्यू क्यों देखने चाहिए, इससे क्या होगा कि भाई आपको जो है ये चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी जब आप सिलेबस चीजें करते हैं तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जितना भी पूरा एनटीए का एग्जाम है वो सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ही फोकस करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, कॉन्सेप्ट हमें पता होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के जो बीच के डिफरेंस हैं वो हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है, जैसे विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैसे तो हमें चीजें पता होती है, लेकिन अगर स्टेटमेंट आ जाए तो हम नहीं बता सकते कि ये विजन की है, मिशन की है, गोल की है, ऑब्जेक्टिव की है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करना है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक गधा मजदूरी आपको नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो चीज कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे देगा, पूरी ट्रांजेक्शन करने के लिए दे देगा। कोई एक आधा ट्रांजेक्शन मतलब आपसे पूछी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन जो आपका 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एनटीए नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व नहीं करना है। छोटी छोटी जैसे रेशो है, एफएम वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ईओक्यू वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड का प्राइस निकालना। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह इनसे रिलेटेड चीजें आपकी आ जाती हैं। सबसे लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको क्या करना है, एक ऑथर्स कौन कौन से हैं, कुछ बुक्स के, कुछ ऑथर्स के, कुछ डेफिनेशंस, कुछ थ्योरीज, कुछ आपके प्रोसेस और इसके साथ साथ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, और आपका 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या कुछ ऑथर्स के नाम दे दिए, प्रिंसिपल आपके दे दिए किसी भी चीज के। वो हो सकता है कि मार्केटिंग के दे दे, हो सकता है वो आपका एचआरएम के दे दे, या किसी भी उससे रिलेटेड डेफिनेशन, ऑथर्स के नाम, हेडक्वार्टर्स और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके साथ साथ कुछ बुक्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज के ऑथर के नाम कि कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, किसने प्रपाउंड करी हैं। तो ये चीज आपको
ध्यान रखनी है। ये इनका आप एक पेज पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कम से कम इसमें से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट के टाइम में हम इन्हीं को रिवाइज करना भूल जाते हैं। लास्ट के टाइम हम इन्हीं को रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो इसलिए एक पेज बनाना, पेज पे ये सारी चीजें आप लिखते जाना, जो जो ऑथर जो वो हैं स्टार्टिंग के, जो जहां से भी आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के जो 4-5 पेज हैं वो इसीलिए छोड़ देना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये थ्योरी किसने दी, ये बुक कौन सी है, इसका राइटर कौन है, ये चीज मतलब जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बनाना, कोई फॉर्मूला है, रेशो के फॉर्मूले हैं, आपको कई बार हम भूल जाते हैं लास्ट में, तो लास्ट के टाइम में रिवीजन करने में भी आपके लिए आसानी रहेगी और इजी रहेगा एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, अब देखिए कौन सी यूनिट की कितनी वेटेज रहती है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे पहली यूनिट है आपकी मैनेजमेंट फंक्शंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 2 यूनिट को मिला के एक यूनिट बनी है आपकी मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें आप क्या देंगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और आपका अथॉरिटी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स, ये सारी चीजें मैनेजमेंट फंक्शंस में आ जाएंगी। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स। कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे लास्ट, मतलब 2020 में आपके 9 क्वेश्चन, 21 में 6 और 22 में जो है आपके 7 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें 9 क्वेश्चन से ज्यादा या आपके 7 to 9 क्वेश्चन आपके आते हैं दोनों यूनिट्स को मिला के, इकोनॉमिक्स को और आपके मैनेजमेंट फंक्शंस को मिला के। ठीक है, तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितनी यूनिट की कौन सी वेटेज है। उसके बाद आती है आपकी ओबी एंड एचआरएम। यहां पर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है आपका ओबी का और सेकंड पार्ट है आपका एचआरएम का। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है इस यूनिट में कम से कम 10 से लेके 14 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी यूनिट है, 10 to 14 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद बात करें एचआरएम के जो हाफ यूनिट है वो यहां पर है, और आपका इंटरनेशनल एचआरएम, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ये सारा आपका एचआरएम की आपकी 1.5 यूनिट है। आधी यूनिट आपकी यहां कवर होगी, 1 यूनिट आपकी यहां कवर होगी। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले इसके क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बड़े हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि भाई 5 to 7 क्वेश्चन या 5 to 9 क्वेश्चन तक इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एंड एफएम। अकाउंटिंग अलग यूनिट है, एफएम अलग यूनिट है। अकाउंटिंग का पूरा पोर्शन है आपका, और एफएम, ये एफएम हाफ यूनिट यहां पर है और 1 यूनिट आपके यहां पर है। एफएम की है आपकी 1.5 यूनिट। इसमें से आपके 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 to 9 क्वेश्चन आपके यहां पे पूछे जाते हैं। और इसमें से 9 to 13, तो इनकी भी वेटेज आपकी अच्छी खासी यूनिट है। इसकी वेटेज ज्यादा है और इसकी भी वेटेज आपकी ज्यादा है, और जो है ये 2 यूनिट तो आपकी वेटेज ज्यादा है और इसकी एचआरएम की भी वेटेज आपकी ज्यादा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई हमारी कौन कौन सी यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग यूनिट है, मार्केटिंग अलग यूनिट है। मार्केटिंग की हाफ यूनिट आपकी यहां कवर होगी, 1 यूनिट आपकी यहां पे कवर होगी। तो मार्केटिंग आपकी 1.5 यूनिट को कवर कर रहा है और 1 यूनिट है आपकी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो अगर मैं देखूं तो इसमें आपके 14, 15 और 16, तो अगर मैं देखूं तो वही ये जो है आपकी मेजर यूनिट है मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते। तो मतलब 14 to 16 क्वेश्चन या 13 to 16 क्वेश्चन तक मतलब आपके आ जाते हैं। उसके बाद है आपके कंज्यूमर बिहेवियर एंड सर्विस मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा आपका जो इस वाली यूनिट में आएगा। ठीक है, तो इसमें से आपके 11, 9 और 8, तो मतलब ये कह सकता हूं कि 8 to 11 क्वेश्चन। तो अगर मैं दोनों यूनिट को मिला दूं तो कम से कम मेरे 20 क्वेश्चन के अराउंड जो है इन दोनों यूनिट्स में से बनेंगे। तो इस यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। उसके बाद में बात करता हूं यूनिट नंबर 8 की, स्टैटिक्स, रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें 3 यूनिट कवर है आपके। स्टैटिक्स अलग यूनिट है, रिसर्च अलग यूनिट है और आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग यू है। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, 9 और 11, तो अगर मैं देखा जाए तो भाई 9 to 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, मेजर वाली यूनिट है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस 6, 7 और 6, मतलब 6 to 8 क्वेश्चन आपके यहां पे पूछ सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें डीएसएस आ जाएगा, एमएस आपका मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 6, 5
और 5, तो हम ये कह सकते हैं 5 to 7 जो क्वेश्चन है आपके इस यूनिट में से आते हैं। वैसे देखो कहने को तो ये कहते हैं हमारी 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आपके आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें 10, पहली बात तो ये कि 10 यूनिट नहीं है, यूनिट आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो कि भाई 1.5 यूनिट इसकी हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, यहाँ पर 3 यूनिट मर्ज कर दे, यहाँ पर ये अलग चीज़ हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पर 2 यूनिट मर्ज कर दी, यहाँ पर 2 यूनिट मर्ज कर दी, 2 यूनिट यहाँ पर कर दी, ये 2 यूनिट यहाँ हो गई, 1 यूनिट यहाँ हो गई, तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 13 to 14 यूनिट्स आपकी बनती हैं। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो इससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि भाई कौन कौन सी यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आपके 2 आती हैं केस स्टडी, एक केस स्टडी से 5 क्वेश्चन और एक केस स्टडी से 5 क्वेश्चन, मतलब 2 केस स्टडी 10-10 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं ही हैं। तो आप इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई हमारे 2 केस स्टडी आपके आती हैं, तो केस स्टडी पे आपको फोकस करना है। हर टॉपिक की कम से कम 4 से 5 केस स्टडी आपको करनी है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस है, चाहे वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका HRM है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इनमें से आपको केस स्टडी करनी ही करनी है। 2-4 हर टॉपिक में से आप जो हर यूनिट में से आपके 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई कितने दिन में कौन सी यूनिट को तैयार करें और कहां से तैयार करें, ठीक है। तो देखो वेटेज के अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें तो समझ आ गई होंगी कि भाई कौन सी यूनिट से कितने दिन तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5 से 6 दिन में आपकी दोनों यूनिट जो वो कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। इतने दिन में आपको कम से कम 1 वीक का आपको टाइम है, आप इजीली जो है उसको कवर कर सकते हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो LM प्रसाद NCERT फॉलो कर सकते हैं, और इग्नू के नोट्स हैं HL आहूजा आप फॉलो कर सकते हैं, या TR जैन VK और इकोनॉमिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 12 मतलब जो है 11-12 की बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो सिलेबस आपके उसमें आते हैं। उससे क्या होगा कि बेसिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। BCom वगैरह के जो नोट्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी बुक्स आपको जिस बुक की आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो चीज़ समझ आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज दीज आर द बेस्ट बुक। OB और HRM के लिए आप जो है, मैं अगर बात करूं तो 5 दिन में आपका OB और HRM आपका इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HRM का हाफ पार्ट में बोल रहा हूं आपको, OB तो आपकी कवर हो ही जाएगी। 3 आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन में OB और आपका 2 दिन में HRM, और आपकी अगर आप यहां पे नहीं करते हैं 1 दिन आप इसको दे दें, मतलब 4 दिन आप इसको और 1 दिन आप इसको दे दें, और बाकी जो है 5 दिन आप मतलब जो 6 से 7 दिन आप इसको दे सकते हैं, तो इजीली मतलब आप जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके लिए VSP राव और इग्नू के नोट्स में काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेंगे, या आपने अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे PG के टाइम पे अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है आपके अकाउंटिंग एंड FM के लिए 5 दिन आपके हैं, ठीक है। उसमें TS ग्रेवाल है, DK गोयल है, और आपकी SN महेश्वरी है। ये बुक्स जिनके पास हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। और अदरवाइज 11-12 की बुक्स रखी हैं तो वहां से भी आपको जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। FM के लिए आप ग्रेजुएशन की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, SN महेश्वरी, तो वो भी आपकी अच्छी बुक्स है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो इन सब के लिए आपको RP रस्तोगी, खान एंड जैन, ये जो है अच्छी बुक्स हैं, आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन रेफर द BCom और MCom MBA BBA के नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बात करूं तो 5 दिन में आपका जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके हो जाएंगे। और इसमें आपके श्रीनिवासा की एक बुक है, CB गुप्ता है, फिलिप कॉटलर है, ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप फिलिप कॉटलर को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फॉलो द CB गुप्ता, और श्रीनिवासा इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। चलिए उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जो है ये दोनों चीजें आपके CB गुप्ता, फिलिप कॉटलर आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक्स, रिसर्च और ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो SP गुप्ता, CR कोठारी और SK मंगल, ये आपके CR कोठारी इज फॉर रिसर्च, और SK मंगल जो है आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, और स्टैटिक्स के लिए है आपके SP गुप्ता। ये भी अच्छी बुक्स हैं। अदरवाइज आपके नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो नोट्स वगैरह को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स को परचेस करें, तो ऐसा सिस्टम कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बुक्स अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खुद के नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारे टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका MIS। इसमें फ्रांसिस चैरुनीलम की जो बुक है वो आपकी अच्छी है, और आपकी जो है AK गुप्ता इज ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर MIS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फ्रांसिस चैरुनीलम इज फॉर
इंटरनेशनल बिजनेस। ये इनके लिए भी ये अच्छी बुक है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है 3 से 4 दिन में आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वसंत देसाई और संगीता वर्मा की जो बुक है ये आपके लिए अच्छी बुक है, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जिन भी बच्चों ने MBA करी है, MBA के लिए मतलब जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए नोट देखे थे, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी की मतलब क्या क्या चीजें कितने दिन में देखो इसमें मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको। पहली चीज कट ऑफ कितनी आती है, दूसरी चीज आपको टारगेट कितना रखना है और कैसे तैयारी करनी है आपको, उसके बाद आपकी जो है कितनी यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करना है, और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट के वेटेज ज्यादा है और कहां से आपको पढ़नी है। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपको जो डेज मैंने आपको बताएं, इस डेज के अकॉर्डिंगली आप तैयार करो, टारगेट बनाओ कि भाई 5 दिन में मुझे यूनिट कंप्लीट करनी है। 5 दिन का मतलब 5 दिन है, 5 दिन में आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं कॉमर्स के लिए भी आपको बना के दूंगा मैं आपको स्टडी प्लान, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी करोगे, देखो ये तो पता ही है हमें कि जून में आपका एग्जाम होगा। अगर आपका एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड, आप अपना जो 15 जून तक है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाइए। जितना टाइम आपको आगे रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना कि साथ के साथ जो भी चीज आप तैयारी करते हैं उनको आप जरा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके जो है लास्ट के टाइम में आपके हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि लास्ट के टाइम में ना तो आपको वीडियो देखने का टाइम रहेगा, ना आपके पास पूरा नोट्स पढ़ने का टाइम रहेगा, और ना ही आपके पास जो है वो पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का टाइम रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में जाके मतलब जो है MCQ और इन चीजों को ज्यादा लगाएं, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। MCQ को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा और आपका जो एग्जाम है वो निकलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।